हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में बायोग्राफी लाया हूं, वो भी मुल्कराज आनंद जी की। तो यदि आप NTA NET JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर UP PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत कुछ तैयार होगा इस वीडियो के द्वारा। यदि आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या और किसी नॉलेज बेस के लिए मुल्कराज आनंद की स्टडी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप देख सकते हैं। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में आज आपको मिलेगी बायोग्राफी मुल्कराज आनंद की। मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था 1905 में और इनकी डेथ हुई थी 2004 में। आगे बढ़ते हैं और जो पहला हेडिंग मैंने दिया है इनके बर्थ का दिया है, यानी इनके जन्म के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फटाफट के अंदाज में हम देखेंगे क्योंकि लाइनें बहुत हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम फटाफट देखते हैं। मुल्कराज आनंद का जन्म दिसंबर 12 को 1905 में हुआ था, यानी दिसंबर 12 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहाँ? पेशावर में हुआ था। जो पहले तो इंडिया में था पेशावर, लेकिन प्रेजेंट समय में ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पेशावर में इनका जन्म हुआ 1905 ईस्वी में 12 दिसंबर को। आगे देखते हैं। ये एक इंडियन राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन फ़िलहाल तो अब ये पाकिस्तान में थे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो एंग्लियन फिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है वे इंडो एंग्लियन फिक्शन के अग्रदूतों में से एक थे, यानी जो अग्रदूत थे उनमें से ये एक थे। तो जो पायनियर थे इंडो एंग्लियन फिक्शन के, उसमें मुल्कराज आनंद, RK नारायण, अहमद अली और राजा राव, ये इन सभी को पायोनियर माना जाता था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया बेस्ड राइटर्स इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल रीडरशिप। ये प्रमुख जिनको इंटरनेशनल रीडरशिप प्राप्त हुई उनमें से ये प्रथम थे। जो इंडिया बेस्ड राइटर्स थे जिनको इंटरनेशनल रीडरशिप मिली उसमें ये प्रमुख थे, प्रथम थे। और ये अपने नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जाने जाते थे और ये प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर थे। नॉवेल्स के प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर थे, शॉर्ट स्टोरी के और क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश, और ये इंग्लिश में क्रिटिकल एसेज लिखते थे। तो इन सभी के लिए प्रोमिनेंट ऑथर माने जाते थे। जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी मैंने बगल में लिख रखी है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लग रही होगी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज़ कंसीडर्ड अ फाउंडर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन नॉवेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऐसे इंडियन नॉवेल्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए उसके ये फाउंडर माने जाते थे, संस्थापक माने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे मैं बता दूं कि ये जो कुछ आप देख रहे हैं इसको बाकायदे लाइन टू लाइन, यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन यदि आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखिए आई के बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करिए और आप मेरे वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। उस वेब पेज पर मैंने टोटल इसकी ट्रांसलेशन लिख रखी है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। वहाँ आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा एक पैराग्राफ और उसके नीचे उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके फादर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था लालचंद, जो एक कॉपर स्मिथ थे जिनको हम ठठेरा भी कहते हैं, और बाद में ये सोल्जर भी बने थे। ठीक है, तो इनके पिता के बारे में जानकारी थी। अब इनके मदर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके मदर का नाम ईश्वर कौर था और ये फॉर्मर थी,
गृहिणी भी थीं, फार्मर भी थीं, तो खेती बाड़ी का काम था। अब इनके पत्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, स्पाउस के बारे में। वैसे स्पाउस का मतलब पति पत्नी दोनों के लिए लागू होता है, लेकिन यहाँ इनकी पत्नी के बारे में बताया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। मुल्क राज आनंद की शादी कैथलीन वैन गेल्डर के साथ, जो कि इंग्लिश एक्ट्रेस थीं, अंग्रेजी फिल्मों की हीरोइन थीं और कम्युनिस्ट थीं, तो उनसे शादी होती है 1938 में। और उसके 10 साल बाद डाइवोर्स हो जाता है इनका 1948 ईस्वी में, यानी 1938 में शादी होती है और डाइवोर्स इनका हो जाता है 1948, यानी 10 साल की शादी इनकी चली, उसके बाद शादी टूट जाती है, तलाक हो जाता है। और इनकी जो दूसरी शादी होती है, जब इनका डाइवोर्स हो जाता है तो इनकी दूसरी शादी होती है, वो होती है शिरीन वजीफ़दार के साथ। शिरीन वजीफ़दार के साथ इनकी शादी होती है और इनका जन्म बॉम्बे में हुआ होता है, यानी इनकी जो पत्नी थी शिरीन, इनका जन्म मुंबई में होता है और ये मैरिड करती हैं मुल्क राज आनंद के साथ। इनकी शादी होती है 1950 ईस्वी में। मुंबई में जन्मी थी शिरीन वजीफ़दार और 1950 ईस्वी में मुल्क राज आनंद के साथ शादी करती हैं और ये इनकी सेकंड वाइफ थी। पहली वाइफ कौन थी? कैथलीन वैन गेल्डर। अब शिरीन वजीफ़दार क्या थी? इंडियन क्लासिकल डांसर थी, शास्त्रीय नृत्य इनको आता था और ये कोरियोग्राफर भी थी, जो डांस सिखाते हैं, स्टेप्स बताते हैं फिल्मों में या किसी डांस में, उन्हें कोरियोग्राफर कहते हैं। तो उसका काम करती थी। इंस्ट्रक्टर थी, यानी प्रशिक्षक थी डांस की, और क्रिटिक भी थी, आलोचक भी थी और कथक जानती थी, कथक नृत्य करती थी। तो ये थी इनकी सेकंड वाइफ के बारे में जानकारी। अब हम इनके एजुकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये खालसा कॉलेज को अटेंड किए, जो अमृतसर में है, और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से स्टडी करते हैं 1921 ईस्वी में। ये इंटर करते हैं, वहाँ प्रवेश लेते हैं और ये अपना हायर एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर से प्राप्त करते हैं और ये ग्रेजुएट हुए ऑनर्स के साथ 1924 ईस्वी में। उसके बाद ये ब्रिटेन चले गए, जो अतिरिक्त स्टडी आगे की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले जाते हैं और वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से रिलेटेड रहते हैं और वहीं पर स्टडी करते हैं। और ये यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन में पढ़ाई करते हैं, वहाँ भी पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से भी स्टडी करते हैं। ये अपनी पीएचडी की उपाधि 1929 में प्राप्त करते हैं, यानी 1929 में ही गॉट हिज पीएचडी डिग्री। जब ये कॉलेज में थे तब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया इन्होंने 1921 ईस्वी में। वो हिस्सा, यानी असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया 1921 ईस्वी में और कुछ समय के लिए कारावासित भी हुए। इनको इम्प्रिजेंड भी किया गया, मतलब इनको जेल हुई। और ये कुछ समय के लिए जिनेवा भी थे और उस जिनेवा में समय बिता रहे थे। तो वहाँ पर इन्होंने लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन पे ये अपना लेक्चर भी दिए। तो इन सभी बातों को नोट करिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप पेन और पेपर ले करके वीडियो पास करके नोट बना सकते हैं। और यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए। ये 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह के गैप पर कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा। और कभी कभार ये, यानी ऑन एंड ऑफ, यानी कभी कभार फ्रॉम 1932 टू 1945, इसके मध्य में ये वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन इन लंदन में भी लेक्चर दिए। ठीक है, तो पहला लेक्चर यहाँ मतलब जब जिनेवा में थे, और वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन इन लंदन में भी कभी कभार ये लेक्चर दे दिया करते थे। तो ये थी इनके एजुकेशन के बारे में जानकारी। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लिटरेरी लाइफ को देखते हैं, जहाँ से इनका लिखने का जो शौक़ था वो बढ़ने लगा। तो क्या होता है, मुल्क राज आनंद बहुत यंग एज से लिखा करते थे और ये बहुत सी सोशल और रिलीजियस डिफ़िकल्टीज़ को फेस किए थे। धार्मिक और सामाजिक जो कठिनाइयाँ थीं उसको झेल रहे थे।
और ये एक गर्ल से ये लव भी किए, लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली क्या कहें, यहाँ पर वो मुस्लिम गर्ल थी, लेकिन सोसाइटी उस समय की इसके अगेंस्ट थी। तो अनफॉर्चुनेटली सी वाज ऑलरेडी मैरिड, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि वो ऑलरेडी मैरिड थी, तो इनकी शादी हो नहीं सकती थी। तो ये जो इनका लव था वो अनसक्सेसफुल रहा, तो निराश हुए ये। हिज फर्स्ट प्रोज एस्से केम, तो इनका जो फर्स्ट प्रोज एस्से था वो आया, यानी अस्तित्व में आया, लिखे ये। कब लिखे? आफ्टर द सुसाइड ऑफ एन आंट, एक आंट थे इनकी, वो सुसाइड कर लेती हैं, उसके बाद ये आहत होते हैं, तो वो एस्से लिखते हैं। अब आहत क्यों होते हैं आगे बताया जा रहा है। इनकी आंट जो थी, जो सुसाइड की, ऑस्ट्रेसाइज्ड कर दी, समाज से बहिष्कृत कर दी गई थी, बाई हर फैमिली, अपने परिवार के द्वारा, फॉर शेयरिंग अ मील विद अ मुस्लिम वीमेन, यानी एक मुस्लिम महिला थी जिसके साथ इन्होंने अपना भोजन शेयर कर लिया था। तो इसकी वजह से इनके फैमिली वालों ने सोसाइटी में अपने मान सम्मान को रखने के लिए इनको, यानी इनकी आंट को बहिष्कृत कर दिया था समाज से। तो हुआ क्या, उनकी आंट सुसाइड कर लेती हैं और ये बहुत आहत कर जाती है मुल्क राज आनंद को। मैनी इंसिडेंट्स लाइक दीज इंसिडेंट्स इंस्पायर्ड हिम, यानी मुल्क राज आनंद को प्रेरणा देती हैं टू राइट टू वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन थ्रू वर्ड्स, कि वो अपनी निराशा को, समाज को जो देख करके वो बहुत निराश हैं, वो अपनी निराशा को अपने शब्दों के द्वारा बयां कर सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं। और बहुत अच्छा सदुपयोग किया मुल्क राज आनंद ने, बहुत अच्छा से लिखा। He is best known for his depiction of the poorer class of people in India and their plight. He had depicted the lives of poorer castes. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा डिपिक्शन करते थे, चित्रण करते थे अपने एसेस में, अपने नॉवेल्स में, जितनी भी इनकी रचनाएं होती थी बहुत अच्छे से मार्मिक चित्रण करते थे। और ये पुअरर क्लास को अपना थीम बनाते थे, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे कास्ट को थीम बनाते थे जो काफ़ी फ्लाइट को फेस कर रहे थे। कह सकते हैं कि जो नीचे यहाँ पर 4 वर्ण की व्यवस्था की गई थी हिंदुओं में, तो उसमें जो शूद्र होते थे, जो लोवेस्ट कास्ट के लोग होते थे, वो बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस किया करते थे। ठीक है, तो उन्हीं को ये थीम लिए, उन्हीं के ऊपर फोकस किए और सारे अपने रचनाओं में इनको जगह दी। He had depicted the lives of poorer caste, और ये मैंने कहा नहीं, उन जातियों को ये फोकस किए। इन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, जो परंपरागत इंडियन सोसाइटी में उस समय प्रॉब्लम थी कास्ट की, उसको ये सिलेक्ट किए और उसी पे अपनी रचनाओं को आधारित किए। He had written hundreds of novels and short stories, सैकड़ों इनकी नॉवेल्स और कहानियाँ हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। He is also considered the first writer to incorporate पंजाबी एंड हिंदुस्तानी idioms into English। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि ऐसे कौन से इंडियन राइटर हैं जो पहले राइटर हैं जिन्होंने पंजाबी और हिंदुस्तानी यानी हिंदी के इडियम्स, मुहावरों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में समाहित किया। ये कौन थे सबसे पहले इंडियन राइटर? तो वहाँ आपको बताना है मुल्क राज आनंद, इम्पॉर्टेंट था। आगे देखते हैं इनके कैरियर एंड ऑक्यूपेशन को। तो इनका जो पेशा था और इनका जो कैरियर था, तो पहली लाइन जिसमें आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ टॉर्च बियरर। ये एक में होना चाहिए था, टॉर्च बियरर। तो पथ प्रदर्शक थे ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोग्रेसिव राइटर्स, जो प्रगतिशील 20th सेंचुरी के राइटर्स थे उनमें ये सबसे आगे चल रहे थे, यानी यही पथ का प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शक का काम कर रहे थे। ठीक है। He had drafted the manifesto of the literary association, तो ये घोषणा पत्र को तैयार किए जो लिटरेरी यानी साहित्यिक संघ था उसके मसौदे को यही तैयार किए। ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल। ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडिंग फादर यानी संस्थापक पिता माने जाते थे इंडियन इंग्लिश नॉवेल के, जो भारतीय इंग्लिश नॉवेल है उसके ये जनक माने जाते थे, संस्थापक जनक
और ये सेक्रेटरी थे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के, ये सेक्रेटरी भी थे। अगला ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ये आपके 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, जो मॉडर्न एज में आता है। अगला है फेमस वर्क्स, इनका देख लेते हैं फटाफट। तो इनका दो जो वर्क है वो बहुत फेमस है। पहला है अनटचेबल, जो इनका पहला नॉवेल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही यानी डेब्यू में ही इन्होंने अपना जलवा दिखा दिया। तो हालांकि इनको बहुत सी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी। ही फेस्ड सो मच फॉर दिस नॉवेल। अनटचेबल पब्लिश हुआ 1935 में। तो ये इनका फर्स्ट नॉवेल था। एक्सप्लोर द लाइफ्स ऑफ इंडियन अनटचेबल कास्ट, जो अछूत जातियाँ थीं, जिनको छूना पाप समझते थे उस समय सोसाइटी के लोग, उन जातियों पर ये बेस्ड है ये नॉवेल। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ बाघा। बाघा ये हीरो है, नायक है, इसका इम्पोर्टेंट है अनटचेबल का। और ये टॉयलेट क्लीनर रहता है, टॉयलेट क्लीनर आप समझ रहे होंगे। ही फेसेस मेनी ह्यूमिलिएशंस, काफ़ी निरादर और तिरस्कार इसको समाज में प्राप्त होता है, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं भंगी जिसे कहते हैं, टॉयलेट क्लीनर, यहाँ हिंदी में कहें तो भंगी होता है, तो जो टॉयलेट को साफ़ करते हैं। तो काफ़ी अपमान की दृष्टि से देखा जाता था इनको। पेन ऑफ अनटचेबिलिटी वो फेस करता है, पेन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो दर्द होता है ये महसूस करता था। ठीक है। मुल्क राज आनंद यूज्ड पंजाबी एंड हिंदी इडियम इन इंग्लिश इन अनटचेबल। अभी आपको बताया गया कि सबसे पहले राइटर थे जो ऐसा किए, और ये प्रयोग किए अनटचेबल में, जो पब्लिश हुआ 1935 में। तो इन पॉइंट्स को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। इट ब्रॉट मोर रेपुटेशन फॉर हिम एज इंडिया चार्ल्स डिकेंस। इनको इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कह सकते हो आप, कहा जाता है। और यही जो नॉवेल है बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया मुल्क राज आनंद को। और इसका जो इंट्रोडक्शन था, जो प्रस्तावना था इसका, ये लिखे थे ई.एम. फोस्टर। तो ई.एम. फोस्टर इसके इंट्रोडक्शन को तैयार किए, और ये फ्रेंड बने थे मुल्क राज आनंद के। कब? जब ये वर्क कर रहे थे टी.एस. एलियट के मैगजीन क्राइटेरियन के लिए। जब मुल्क राज आनंद हेल्प कर रहे थे क्राइटेरियन में, क्राइटेरियन के लिए टी.एस. एलियट का उससे मुलाकात हुई थी ई.एम. फोस्टर से, और इनकी दोस्ती हो गई थी। बाद में ई.एम. फोस्टर इनके जो अनटचेबल नॉवेल है उसके इंट्रोडक्शन को लिखे। अब दूसरा जो इनका नॉवेल है उसको देखते हैं, कुली। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिश हुआ जस्ट आफ्टर 1 ईयर, यानी 1936 में ये पब्लिश हुआ। दिस नॉवेल वॉज पब्लिश इन 1936। It reinforced his name and fame and made him one of India's leading English author। जो इंडिया के उस समय लीड करने वाले आथर्स थे उसमें जगह दिला दी इन दोनों नॉवेल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स निकले इनके। It criticized by the British rule in India and India's caste system। ये जो नॉवेल है कुली, ये क्रिटिसाइज करती है ब्रिटिश रूल को, जो समय इंडिया में रूलिंग चल रही थी ब्रिटिश की, और इंडिया के कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, इस पे काफ़ी प्रबल प्रहार किया था मुल्क राज आनंद ने। इट प्रेजेंट्स द प्लाइड ऑफ 14 years ओल्ड बॉय मुन्नू। इसमें जो हीरो है वो मुन्नू है, जो 14 years ओल्ड रहता है, और उसकी जो प्लाइट रहती है कास्ट सिस्टम की, उसको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया है मुल्क राज आनंद ने। He faces poverty and social exploitations। ये इसको सामाजिक शोषण और गरीबी का दर्द सहन करना पड़ता है। तो इसमें इन्हीं दोनों को दिखाया गया है, गरीबी और सामाजिक शोषण को। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर, यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो लॉन्च किए अ कमेमोरेटिव एडिशन इंक्लूडिंग कुली इन 2004। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में कुली का, जो 1936 ईस्वी में पब्लिश हुई, सहित एक स्मारक संस्करण का शुभारंभ किया था। अब इनका जो अगला हेडिंग है, हिज फर्स्ट नॉवेल, जो इनका पहला नॉवेल था अनटचेबल, उसके बारे में चलिए हम यहाँ विस्तार से जान लेते हैं। वैसे वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इस पोर्शन को काटना चाहता हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा जानकारी दिया हूँ
तो इन सभी को यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप PDF ले सकते हैं। तो PDF लेने के लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए आप सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन का बटन है, वहां जाकर के क्लिक करिए और मेरे प्लान्स को देखते हुए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपको कॉल की सुविधा और PDF की सुविधा और जो भी आप की क्वेरीज होंगी वो सभी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आपको वीडियोज, स्पेशल वीडियोज़ मिलेंगी। तो ये सभी सारी फैसिलिटी है, तो उसका अलग बेनिफिट है, तो आप कर सकते हैं। और यदि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप मेरे वेब पेज को देख सकते हैं। तो ये जो कुछ यहाँ आप देख रहे हैं इसको विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ क्लिक करिएगा आई के बटन में तो वेब पेज का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप जरूर जा करके पढ़िए। ये सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढेर सारे लिंक्स है, बहुत सी वीडियोज़ के लिंक हैं, आप जा करके वहाँ ज़रूर देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। अवार्ड ही वॉन इंटरनेशनल, तो 3 अवार्ड्स थे इनके, बहुत इंपॉर्टेंट 3 अवार्ड्स इन्होंने जीता था। तो पहला है इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो वर्ल्ड पीस काउंसिल की तरफ से इनको मिला 1953 में, नोट कर लीजिए। दूसरा अवार्ड इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, ये 1967 में इनको मिला। और तीसरा जो अवार्ड था इनको मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 1971 में मिला। तो इस तरह से आप कह सकते हो इन्होंने 3 अवार्ड्स को अचीव किया। पहला है 1953 में जो कि है इंटरनेशनल पीस प्राइज़, ये फर्स्ट प्राइज़ था इनका। दूसरा 1967 में इनको मिला जो पद्म भूषण अवार्ड था। तीसरा है 1971 में जो इन्होंने प्राप्त किया साहित्य अकेडमी अवार्ड के रूप में। तो ये थे इनके अवार्ड्स। अब इनके वर्क्स को देख लेते हैं। ये वर्क्स आप यहाँ पर देखिए और इनको अपने माइंड में बैठाने की कोशिश करिए, हालांकि नोट कर लीजिए और बार बार इसको रिपीट करते रहिए, अपने एक्सरसाइज में लाइए ताकि ये याद हो जाए। तो पहला है अनटचेबल, जिसके बारे में मैंने जानकारी दिया। दूसरा है कुली, इसके बारे में भी मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। उसके बाद है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद द विलेज जो पब्लिश हुआ 1939 में, और इन दोनों को तो आप जानते ही हैं, अनटचेबल 1935 में और कुली 1936 में। यहाँ पर एक और आया है द टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये 1937 में पब्लिश हुआ। ठीक है, उसके जस्ट 2 years लेटर ही पब्लिश्ड हिज द विलेज इन 1939। और अगला जो है अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये 1939। तो 1939 में इन्होंने 2 अपनी रचनाओं को पब्लिश किया था। और तीसरा अगला है द शॉर्ट एंड द सिकल, ये 1942 में पब्लिश हुआ। अगला है द बिग हार्ट, ये 1945 में पब्लिश हुआ। इसी तरह से लॉस्ट चाइल्ड 1934 में, और 7 समर्स मेमोयर 1951 में पब्लिश हुआ। इन सभी को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में पब्लिश हुआ। द ओल्ड वीमेन हैंड द काउ 1960 में पब्लिश हुआ। द रोड पब्लिश हुआ 1961 में। द डेथ ऑफ अ हीरो 1964 में। तो इतनी ही इंपॉर्टेंट मैं लाया हूँ, हालांकि बहुत से इनकी रचनाएं हैं, तो जितनी इंपॉर्टेंट हैं मैं उसको यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगला जो पॉइंट है इस वीडियो का वो है क्रिटिकल कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ही कम जगहों पर मिलेगा, हालांकि मैंने यहाँ पर लाया है आपके लिए, और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो इनका ऐसे था वो काफ़ी हास्य का विषय बना, किसके द्वारा? इंग्लिश क्रिटिक के द्वारा, क्योंकि उनको वो बातें समझ में आई नहीं। तो शुरुआत में जब ये एंट्री की, इनका डेब्यू हुआ, तो बहुत से राइटर्स ने इनका मजाक उड़ाया। तो ही वॉज मॉक्ड, मजाक उड़ाया गया बाय इंग्लिश क्रिटिक एडवर्ड सैकविल। तो यहाँ पर नाम याद रखें, एडवर्ड सैकविल जो थे, ये इनका मॉक किए फॉर ट्राइंग टू राइट अ नॉवेल अबाउट अ लोअर कास्ट प्रोटैगनिस्ट। यहाँ पर ये मजाक उड़ाते हैं ऐसा नॉवेल लिखने के लिए जिसमें लोअर कास्ट को नायक बनाते हैं, लोअर कास्ट वाले को नायक बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मुल्कराज आनंद द क्रिटिक सेड, अब आपको बता रहे हैं मुल्कराज खुद के शब्दों में कि वो जो क्रिटिक थे वो क्या कहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं। ओह देयर कैन बी नो नॉवेल अबाउट द पुअर, नो वन कैन ओनली लाफ एट द कॉकनीज। कॉकनी जो है ये एक कह सकते हैं प्रदेश है, तो वहाँ मूर्ख पूर्ववासी उसको कहते हैं, लाइक डिकेंस।
यहाँ पर इसका हिंदी में बता दूँ आपको तो होगा, एक निचली जाति के नायक के बारे में एक उपन्यास लिखने की कोशिश करने के लिए एक अंग्रेजी आलोचक एडवर्ड सैकविले बेस्ट द्वारा इनका मजाक उड़ाया गया था। वो इंग्लिश राइटर थे और वो क्या कहे थे, आनंद मुल्कराज आनंद के शब्दों में आप खुद ही सुनिए। तो वो कहे थे, ओह गरीबों के बारे में कोई उपन्यास नहीं हो सकता, डिकेंस की तरह कॉकनी पर ही कोई हंस सकता है। इसने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे अपने इकबालिया बयान के बारे में निराशाजनक महसूस कराया। ये उन्होंने कहा था। इसका हिंदी हुआ, दिस unnerved me and made me feel hopeless about my confessional। ठीक है, तो लेटर में क्या हुआ बाद में, दैट नॉवेल टर्न आउट टू बी हिज सेमिनल डेब्यू। बाद में जब शुरुआत में इनको आलोचना मिली तो ये काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन वही नॉवेल इनको बहुत ऊपर ले गया, लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो उनका प्राथमिक नॉवेल बन गया, डेब्यू का नॉवेल, बुक अनटचेबल। तो ये अनटचेबल ही था पहला नॉवेल, उसी के बारे में इनको आलोचना मिली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके डेथ के बारे में, जो अंतिम हेडिंग है इस वीडियो का। तो इनकी डेथ हुई थी निमोनिया से इनकी डेथ हुई थी और ये पुणे में थे उस समय, तो पुणे में इनकी डेथ हुई थी और इनकी डेथ हुई थी सितंबर 28, 2004 में, यानी 2004 में 28 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी, वो भी निमोनिया से। ही वॉज 98 ईयर्स ओल्ड। उस समय इनकी आयु 98 वर्ष थी। तो काफ़ी लंबी उम्र तक ये जीवन जिए। इस तरह से इनके जीवन का अंत हो गया। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लिश इंडियन राइटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, लास्ट में हर बार की तरह कहता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।